नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस बेहतरीन ज़बरदस्त सेशन में ईवीएस की क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे, कल की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो कल के सीटेट एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग बेहतरीन और अच्छे स्कोर करिए। आपके माता पिता से आपको बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कम्युनिटी पोस्ट डाल दिए हैं, आप लोग वहां से देख लीजिएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें आपको एग्ज़ाम में लेके जानी है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सेशन है, इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। प्रश्न नंबर 1 है कि जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सही उत्तर चुनना है आपको। जोहड़ से संबंधित यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। यह पानी से अशुद्धियों को फिल्टर करता है। यह आसपास के कुओं में ज़मीन का पानी इकट्ठा करता है। यह नदियों से पानी इकट्ठा करता है। तो जोहड़ का अर्थ क्या होता है? जोहड़ का मतलब क्या होता है? तालाब, जिसको आप लोग पोखर कहते हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, क्योंकि आप लोग को बहुत सारे महामैराथन क्लास लगानी है। आप लोग को आज महामैराथन देखना है। अगर आप महामैराथन देखते हो हर सब्जेक्ट की, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में फंसेंगे। तो जोहड़ का मतलब तालाब है, और समुदाय का मतलब को क्या होता है? आपके जो समाज में, आपके जो गांव में आसपास जो तालाब होते हैं, तालाब में वर्षा का जल इकट्ठा होता है, उसे कहते हैं जोहड़। आपका ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। बिल्कुल। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। घरों के नीचे दिए गए विवरणों को पढ़िए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों, जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है, में रहते हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। सी ऑप्शन है। लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? जब बांस के खंभों की बात की जाती है, इसका मतलब कहाँ की बात की जा रही है? असम की बात की जा रही है ना। इसका मतलब कहाँ की बात की जा रही है? तो असम की बात की जा रही है। और मनाली में घर कैसे होते हैं? तो मनाली में घर होते हैं पत्थर और लकड़ी के। याद रखिएगा, पत्थर और लकड़ी के घर होते हैं। आपका ए और सी आपका लॉक हो जाएगा। ए और सी किसमें है? सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन चुनना है आपको। कथन को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें यहाँ पर बताएंगे। मधुमक्खी छत्तों में एक रानी मक्खी होती है, जिनका काम क्या होता है? अंडे देना। अंडे देना। और श्रमिक मक्खी होती हैं, जिनका कार्य क्या होता है? लीची के फूलों का रस लाना। आप कह सकते हैं शहद के लिए रस की खोज करना, शहद एकत्रित करना। और नर मक्खी का क्या काम होता? तो नर मक्खी का आप कह सकते हैं कोई काम नहीं होता। अगर आपको दिख जाए कि कोई काम नर मक्खी कर रही है, तो इसका मतलब वो ऑप्शन गलत है। अब यहाँ पर देखिए, मधुमक्खी शहद के छत्तों में रहती है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी है जो अंडे देती है। बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में क्या अभी हमने बताया? नर मक्खी का कोई काम नहीं होता। छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं, जो दिन भर छत्तों को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य करती हैं। ये तो ठीक है कि मादा मक्खियाँ होती हैं जो छत्तों को बनाने और पालने का काम करती हैं, लेकिन छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियाँ होती हैं जो श्रमिक मक्खियाँ होती हैं, ये गलत है। श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाती है। डी ऑप्शन। ए और डी आपका लॉक हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है कि आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षा रणनीतियों द्वारा सीखें, यानी कि सहपाठी शिक्षण तरीकों द्वारा सीखें। आप चाहते हैं, आप एक शिक्षक हैं, आप चाहते हैं कि बच्चे सहयोग द्वारा सीखें, सहपाठी द्वारा सीखें। तो उसके लिए आप कैसे समूह बनाएंगे? 4 से 5 बच्चों के रोल नंबर के अनुसार समूह बनाएंगे। परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार छात्रों का एक समूह बनाएंगे। भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएंगे। समान लिंग और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के 5-5 छात्रों का एक समूह बनाएंगे। तो आपका आंसर क्या होगा? आप किस तरीके से सिखाना चाहते हैं बच्चों को? सहपाठी शिक्षण द्वारा। और सहपाठी में क्या होगा? बच्चे एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और सी ऑप्शन आपका होगा भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएंगे, जिसमें
प्रतिभाशाली सामान्य बच्चे दोनों शामिल होंगे। क्लियर। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। समाचार और पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, उसका उद्देश्य क्या है? ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धा बनाते हैं, ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध हैं, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। तो आपका सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा कि ये शिक्षार्थियों को अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं, समाचार पत्र और पत्रिकाएं। क्लियर। थोड़ा सा कोल्ड हो गया आज, तो आवाज़ अगर क्लियर ना हो तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। बताइए। कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, फिर नियमों के पालन को, नियम हमेशा रटने पर बल देते हैं। और अगर प्रश्न पूछा जाए ध्यान खींचने के लिए नहीं, जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा कि निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लॉक कीजिएगा। आंवला पालक ठीक है, लेकिन बंद गोभी क्या है, ये गलत है। गुड़ आंवला ठीक है, लेकिन टमाटर गया यहाँ पर, उसमें आयरन नहीं पाया जाता। आंवला पालक गुड़, आपको सी ऑप्शन मिल गया। आंवला पालक और गुड़ में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा। नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान, मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं? जब बात की जाए कि धरती से 10 से 12 फुट ऊंचाई पर रहते हैं तो आप क्या लॉक करेंगे? असम लॉक करेंगे। और जब 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर रहने की बात आ जाए तब आप असम लॉक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और एक यहाँ पर ट्रिक एक बांस के खंभों पर बनाते हैं मकान। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा। कक्षा 5 के समयन नाम का लड़का है। कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते। आप कह लीजिए होमवर्क नहीं करते, है ना। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। मुद्दे का मतलब कि वो होमवर्क क्यों नहीं करता, इसको हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है? उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें, किसी दूसरे बच्चों को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें, माता पिता से बात करें और सलाह दें। गलत, माता पिता से। आपका बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगर गृह कार्य नहीं करता तो उसकी कठिनाई का पता लगाएं और उसके अनुसार कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। हो सकता है कि गृह कार्य क्या हो, कठिन हो, उसकी क्षमता के अनुरूप न हो। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा। और एक चीज़ आप लोग हमेशा देखिएगा, जब बच्चों की बात की जाए, बच्चों के हित में बात की जाती होगी, तब आप जो है आंसर लॉक कीजिएगा। अगर जहाँ पर बच्चों को दंड दिया जा रहा हो और बच्चों को पुनर्वलन ना मिल रहा हो और अनहित में बातें हों बच्चों के, तब आप जो है क्या लॉक करेंगे? तब आप लॉक करेंगे कि जहाँ पर बच्चों की प्रधानता हो, बाल केंद्रित शिक्षा हो, उस विकल्प को आप लॉक करेंगे। जहाँ हित की बात है वो आपका 1 नंबर सही है, जहाँ अनहित की बात है इसका मतलब ऑप्शन निगेटिव है। क्लियर। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक का मतलब क्या होता है? रेड डाटा बुक में जितने भी जीव जंतु प्राणी पेड़ पौधे हैं, जो विलुप्त के करीब जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं, उनको मापा जाता है रेड डाटा बुक में। आपका ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा, विलुप्त के करीब जीव। आपको आगे पढ़ना ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन आपको मिल गया तो मिल गया। प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत महत्वपूर्ण है? पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों की सक्रिय भागीदारी, ठीक है। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, पर्यावरण अध्ययन कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सिखाना, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, ठीक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार
पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सिखाना है और बच्चे के स्थानीय जब बच्चा जिस जगह पे रहता है उस ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ना है, लेकिन बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, ये क्या है आपका नेगेटिव है। ए, सी और डी लॉक हो जाएगा, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार का सीखना ईवीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। किस प्रकार का सीखना ईवीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। स्वयं करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ब्यूरो द्वारा सीखना, ठीक है, परिभाषाओं द्वारा सीखना, रटकर सीखना। परिभाषा हमारे हमेशा किस पर बल देती हैं, रटने पर बल देती हैं, और रटकर सीखना, कंठस्थ करना, ये क्या होता है आपका, ये क्या होता है, ये आपका गलत होता है। तो आपका ए और बी लॉक हो जाएगा, ए और बी लॉक हो जाएगा आपका, केवल ए और बी। प्रश्न नंबर 13, दुर्गा एक गांव में रहती है। ईंधन के रूप में लकड़ी या गाय के गोबर के उपलों का उपयोग करके चूल्हे पर खाना बनाती है। कौन, दुर्गा। वह पिछले 3 महीने से गंभीर खांसी से पीड़ित है। इसका कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है। ईंधन जलाने से उत्पन्न धुआं जो उसकी एलर्जी का कारण हो सकता है। बुढ़ापा और उसकी झोपड़ी के अंदर का और बाहर जो प्रदूषण है उसके कारण। ईंधन जलाने से उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन पंथ में जमा हो गया है। ईंधन जलाने से उत्पन्न कालिक जो उसके श्वसन पंथ में जमा हो गया है। तो ईंधन जलाने से जब आप लकड़ी को जलाते हो तो उसमें काला काला धुआं निकलता है जिसको बोलते हैं कालिक, और कालिक अगर आपके गले में जमा हो जाए तो आपको खांसी हो सकती है, इसलिए आपका डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह प्रेक्षण किया, पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह प्रेक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वो अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम क्या है, बताइए, इस पक्षी का नाम क्या है। इस पक्षी का नाम क्या है कि नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है और जो मादा पक्षी होती है उस घोंसले को देखती है, उसमें से जो घोंसला उसको अच्छा लगता है उसी में वो अंडे देती है। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, बीवर पक्षी, बीवर पक्षी। प्रश्न नंबर 15, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। अच्छा, जड़ कैसे आप पहचानेंगे कि जड़ में क्या होता है, ऐसे रेशा निकला होता है, जड़ में ऐसे रेशे निकले होते हैं, ठीक है। चाहे कोई पेड़ पौधा हो, कुछ भी हो, लेकिन जड़ में आपको रेशे रेशे दिखेंगे। चुकंदर, आलू, क्या आलू में आपको रेशे दिखते हैं, आलू में आपको रेशे दिखते हैं, आलू आपको साफ सुथरी दिखती है ना, गलत है। गाजर, हल्दी, अदरक, अदरक में आपको रेशे दिखते हैं, अदरक भी आपको साफ सुथरी दिखती है। शकरकंदी, मूली, हल्दी, शकरकंदी में आपको दिखता है क्या, जड़ें उसमें दिखते हैं आपको, नहीं दिखते हैं। लेकिन गाजर में, चुकंदर में, मूली, गाजर को आप उठा के देखिए एक गाजर को और ध्यान से देखिए, उसमें आपको जड़ें दिखेंगी। चुकंदर को उठा लीजिए, उसमें भी 2-4 जड़ें आपको दिखेंगी। मूली में भी आपको रेशे रेशे दिखेंगे, जिसमें रेशे दिखे वो आपका जड़ों का है, बाकी ये सारे क्या हैं, तने हैं। आपका डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिर्फ आपको जंगल वाला ऑप्शन लॉक करना है। कुडुख भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है, बिल्कुल ठीक है। झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि चाहिए। बात किसकी की जा रही है, कृषि की बात की जा रही है, गलत है। जंगल अधिकार अधिनियम उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से नहीं 25 वर्षों से। जंगल अधिकार 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं। क्लियर। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों में रहते हैं, ठीक है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। ए आपका बी ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पर कृषि की बात की जा रही है, यहाँ पर जंगलों के बारे में आपको बताना है। ए और डी आपका लॉक हो जाएगा, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 17, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया गया है। एक क्वेश्चन 2 बार, जल्दी में आज क्वेश्चन जो है टाइप किए जल्दी में, तो इसलिए एक क्वेश्चन आपको रिपीट हो गया। एक का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, चेक नहीं किए। प्रश्न नंबर 18 देखिएगा, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा कैसी हो जाती है। जब एक ही फसल को, अगर आप गेहूँ बार बार उसी खेत में गेहूँ उगा रहे हैं तो खेत कैसा हो जाता है, बंजर हो जाता है, बंजर। सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा।
और रसायनों का उपयोग करेंगे, खेत कैसा होगा, बंजर होगा। प्रश्न नंबर 19 देखिएगा, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। तो पर्यावरण अध्ययन में क्या होता है, क्या आप अज्ञात से जो चीज़ आप नहीं जानते हो उसके बाद जो जानते हो उस तरफ से पढ़ते हो, या फिर ज्ञात से जो हम जानते हैं और जो नहीं जानते, यानी कि पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ दीजिए। तो इसलिए बच्चों के स्थानीय ज्ञान से विद्यालय के ज्ञान से जोड़ दीजिए। तो इसलिए ज्ञात से अज्ञात की ओर हमारा पर्यावरण अध्ययन चलता है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। आपके 6 थीम की बात की जा रही है यहाँ पर। 6 एक सेकेंड, आपके थीम कितने हैं, मुख्य थीम आपके हैं 6, और यहाँ पर बात की जा रही है कि ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। और 6 विषय की बात की जाए, इसका मतलब थीम की बात की जा रही है, मुख्य थीम की बात की जा रही है। आपके मुख्य थीम कितने हैं, 6। कौन कौन से, परिवार एवं मित्र, पानी, भोजन, आवास और यात्रा, चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं, 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कौन सा है जो एक है, तो आपका चीज़ें कैसे काम करती है, काम यहाँ आ गया है, पदार्थ आ गया, प्राकृतिक संसाधन, ये 3 आपके क्या हैं, आपके उप थीम हैं। लेकिन आपका चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं क्या है, आपका डी ऑप्शन है 6, क्योंकि यहाँ पर 6 विषयों में से एक की बात की जा रही है। तो चीज़ें बनाते और करते हैं आपका मुख्य थीम है। प्रश्न नंबर 21, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है, जब बच्चों की बात की जाए कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित क्या करता है, इसका मतलब शिक्षा कैसी है, बाल केंद्रित है। पर्यावरण अध्ययन कैसा है, बाल केंद्रित है, जहाँ पर बच्चों को खोज के लिए, सोच के लिए गतिविधि में लगाया जा रहा है। तो बच्चों के हित की बात की जाए तो ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आगे आपको देखना है, यहाँ पर याद करना है, ये गलत है, सूचनाएं गलत है, और शिक्षक केंद्रित ये भी गलत है, ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 देखिएगा, देखो क्वेश्चन उसी तरह है, जंगल के बारे में। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा यह आदेश दिया गया है कि जो व्यक्ति जंगल में 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जो जंगल में और उसमें जो पैदा होने वाली वस्तुएं हैं उस पर अधिकार है। यह आदेश किसने दिया है, तो जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा यह आदेश दिया गया है। क्लियर, याद रखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 23, जब कोई सपेरा अपने वाद्ययंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्ययंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है। वाद्ययंत्र की गति को देखकर, उस वाद्ययंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, या फिर सूंघ कर, वाद्ययंत्र की ध्वनि को सुनकर। तो देखिए, सांप के कान नहीं होते, सांप के क्या नहीं होते, कान नहीं होते। तो सिंपल सी बात है, ध्वनि को सुन नहीं सकता है ना। जब सुन नहीं सकता तो प्रतिक्रिया कैसे करता है, जो ज़मीन पर कंपन उत्पन्न होता है उसको जो है वो महसूस करता है, उसके प्रति वो अनुक्रिया करता है। आपका बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज। स्थानांतरित खेती किसको कहते हैं, झूम खेती को। झूम खेती को कौन सी खेती कहते हैं, स्थानांतरित खेती कहते हैं, है ना। याद रखिएगा, स्थानांतरित खेती यानी कि झूम खेती कहाँ होती है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। जब भारत की बात की जा रही है तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या होगा। विद्यालय के बाहर, ईवीएस को आप विद्यालय के बाहरी शिक्षण से सिर्फ किताबों का ज्ञान बच्चों को ना कराइए, किताबों से बाहरी दुनिया का भी ज्ञान कराइए बच्चों को। इसका मतलब क्या है, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, या फिर वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना। पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, फिर पाठचर्या से बाहर जाना, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना या फिर पाठचर्या से बाहर जाना, क्या होगा। देखो, विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने का और समृद्ध करने का मतलब है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, ठीक है।
ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या कहलाता है? बोझ के बिना सीखना, स्कूल बैग का कम वजन, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, आबोध का भार कम करने की, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा करने की जरूरत। तो आबोध का मतलब क्या होता है? आबोध का मतलब है जिसको बोध ना हो, जिसको बोध ना हो, यानी कि आप कह सकते हैं एक शब्द में ना समझ। ना समझ का भार कम करने की ज़रूरत है, जिसको बोध ना हो उसका भार कम करने की ज़रूरत है, इसलिए सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। कि अबोध का मतलब बच्चा छोटा है, जब उसको ना समझ है, उसको किसी चीज़ का समझ ही नहीं है, तो उसका जो है भार कम करने की ज़रूरत है। प्रश्न नंबर 27 देखिएगा, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? समूह में सीखना, जब समूह में सीखेंगे आप, इसका मतलब सहयोग द्वारा सीखेंगे। तो लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। कम और उच्च प्रदर्शन वाले छात्रों को अलग अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। अभी आपने देखा जब समूह में सीखना है तो इसका मतलब सहयोग द्वारा, सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है, सही नहीं है? पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, बिल्कुल पॉजिटिव। पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पॉजिटिव। लेकिन आपको चाहिए क्या? निगेटिव, इसलिए आपका निगेटिव हो जाएगा बी ऑप्शन की पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। इसका मतलब परिभाषाएं क्या होती हैं? रटने पर बल देती हैं, यही आपका नहीं है। पर्यावरण अध्ययन में चीज़ों को इंटीग्रेट करके हम सिखाते हैं, एकीकृत करके सिखाते हैं। प्रश्न नंबर 29, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टाइपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? आप सभी को पता है किस क्षेत्र का है, केरला का, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। टाइपियोका का मतलब क्या होता है? टाइपियोका एकदम बिल्कुल शकरकंद जैसे होता है, जिसका साबूदाना बनता है, उसी को कहते हैं टाइपियोका। और टाइपियोका जो है वो केरल में किसी भी करी में जो है डलता है। प्रश्न नंबर 30, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिसे रेत के टीले कहा जाता है, कहाँ पाए जाते हैं? रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? बर्लिन में, थिम्पू, काबुल, अबू धाबी। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, अबू धाबी में। प्रश्न नंबर 31, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? बताइए। घड़ियाल कहाँ रहता है? पानी में रहता है। कछुआ कहाँ रहता है? पानी में रहता है। मछली कहाँ रहती है? पानी में रहती है। लेकिन कौवा कहाँ रहता है? पेड़ पर रहता है। आपका भिन्न कौन हुआ? डी ऑप्शन, यही डी ऑप्शन भिन्न हुआ। प्रश्न नंबर 32, ईवीएस में मानचित्रण कौशल से क्या मतलब है? मानचित्र से आपको क्या पता लगता है? स्थानों, दूरियों, दिशाओं के बारे में पता लगता है ना। मानचित्र के माध्यम से आप देख पाते हैं कि हरियाणा कहाँ होगा और आपका तमिलनाडु कहाँ होगा। तो स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। आपका ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा, आगे आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो, पूर्वानुमान और गणना के कौशल ये गलत हैं। रिकॉर्डिंग कौशल गलत है, आपका ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है? 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। पौधे, जानवर आपका उप थीम है, ये आपका विकल्प कट गया। परिवार और मित्र, भोजन, पानी और यात्रा आपको मिल गया, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका पॉजिटिव है। यहाँ पर देखिए, जो हम बनाते और करते हैं, भोजन, आवास और पौधे पदार्थ है, क्या है? आपका उप थीम है। काम और खेल, पदार्थ और यात्रा उप थीम है। आपको चाहिए क्या? थीम चाहिए, इसलिए आपका बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सच नहीं है? निगेटिव। देखो, क्वेश्चन वही है लेकिन ऑप्शन में चेंजिंग है।
ऑप्शन आपको वहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर मिला था, यहाँ आपको चौथे नंबर पर मिला, डी ऑप्शन। पर्याय अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, ठीक है। बाल केंद्रित है, ठीक है। खोजने का अवसर है, ठीक है। आपका निगेटिव क्या होगा, यही आपका डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 देखिएगा, बाघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत वाला आपको जानना है। इसके शरीर पर पीली और काली धारियाँ, आपने बाघों को देखा होगा, उनके शरीर पर पीली और काली धारियाँ होती है, बिल्कुल पॉजिटिव है। अपनी मूँछों की सहायता से यह अपने शिकार का पता लगा लेता है, ठीक है। अपनी मूँछों की सहायता से यह शिकार का पता लगा लेता है कि जंगल में कोई दूसरा जानवर घुस गया। अंधेरे में इसकी आंखों की रोशनी मनुष्य से 4 गुना तेज होती है, 4 गुना नहीं 6 गुना, ठीक है। इसका मतलब आपका निगेटिव क्या है, सी ऑप्शन गलत है। इसकी गर्जना 5 किलोमीटर तक सुनी चाहिए, 5 किलोमीटर नहीं 3 किलोमीटर तक, ठीक है। तो आपका निगेटिव कौन सा है, सी और डी। सी और डी आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 36, अभिकथन ये क्या कह रहा है कि झूम खेती में खरपतवारों को उखाड़ने के स्थान पर काट और जला दिया जाता है, काट और जला दिया जाता है, ठीक है। कारण क्या है, राख मिट्टी में मिल जाती है जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। बिल्कुल, झूम खेती में क्या होता है कि जो खरपतवार होते हैं उनको जो है उखाड़ते नहीं हैं, काटते हैं और जला देते हैं, और राख जो है मिट्टी में मिल जाती है जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। ऐसा कौन सा है जो पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में शामिल नहीं करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्यपुस्तक प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा इस पर चर्चा करना, ये तो आपको पॉजिटिव है। आकलन के संकेतों का उपयोग, ये भी पॉजिटिव है। बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन, बच्चों ने क्या सीखा है ना, गुणात्मक आकलन करना चाहिए, ये भी ठीक है। लेकिन बच्चों का जो आकलन होता है, आप अगर आप पर्यावरण अध्ययन में बच्चों का आकलन कर रहे हैं तो सही और गलत में आकलन नहीं कीजिएगा। उसके व्यवहार और क्रियाओं को देखकर क्रियाकलाप जो है आप आकलन कर सकते हैं। ए ऑप्शन आपका निगेटिव है, यही आपका सही हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके व्यवहार और क्रिया को देखकर आप आकलन करेंगे, ये नहीं कि सही और गलत में आकलन कर देंगे। प्रश्न नंबर 38, जिस परिवार में माता पिता, एक बच्चा और उसके चाचा रहते हैं वह किस परिवार का उदाहरण है। बीच में चाचा आ गए, बस ऑप्शन बदल गया। जिस परिवार में माता पिता और जिस परिवार में माता पिता और 2 बच्चे रहते हैं वो होता है आपका न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार, एकल परिवार, ठीक है। और माता पिता 2 बच्चे, दादा दादी चाचा चाची भी आ गए तो परिवार कैसा हो गया, संयुक्त परिवार हो गया। परिवार तो 2 ही प्रकार का होता है। तो यहाँ पर आपके दिख रहे हैं, आप चाचा जी दिख रहे हैं, जब चाचा दिख रहे हैं तो ए ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। परिवार कैसा है, संयुक्त परिवार। प्रश्न नंबर 39, गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम पहचानिए। चपाती, गेहूं के आटे से रोटी बनाने तक का सही क्रम पहचानिए कि आटे को गूंथा जाता है, उसके बाद आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाई जाती हैं, उसके बाद लोइयों को बेला जाता है और आग पर पका दिया जाता है। क्या आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर बिना गूँथे आप लोइयाँ कैसे बना दोगे, गलत। आटे की छोटी छोटी लोइयाँ, ये भी गलत है। आटे को गूँथ कर लोई बना लीजिए, ठीक है। लोई बेल कर तैयार कर लीजिए, ये भी ठीक है। आटे की छोटी छोटी लोइयाँ फिर से बना लीजिए, ये गलत है। आपका ए ऑप्शन सबसे पॉजिटिव है कि आटे को सबसे पहले गूँथो, उसके बाद छोटी छोटी लोई बनाओ, लोई बनाकर उसको बेलो, उसके बाद बेल कर आप आग पे पकाओ। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40, घरों के निम्नलिखित ब्यौरों पर विचार कीजिए। राजस्थान में ग्रामीण कटीली झाड़ियों की छतों के साथ मिट्टी के घर रहते हैं, पॉजिटिव है। मनाली हिमाचल प्रदेश बांस के घर खंभों बनाए जाते हैं, बिल्कुल ही गलत है। लेह में 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं भूतल जानवरों के लिए और आवश्यक चीज़ों के भंडार के लिए। तो आपको प्रश्न भले ही सेम है, सेम ही है प्रश्न, लेकिन ऑप्शन में आपको थोड़ा बहुत आपको इधर उधर दिखेगा ऑप्शन में, सेम ऑप्शन वैसे नहीं है। तो आपका ए और सी लॉक हो जाएगा, सी ऑप्शन।
प्रश्न नंबर 41, एक पश्मीना शॉल सामान्य स्वेटर जितना गर्म होता है और एक सादी पश्मीना शॉल बुनने में कितने घंटे लगते हैं, बताइए। एक पश्मीना शॉल 6 सामान्य स्वेटर जितना गर्म होता है और एक सादी पश्मीना शॉल बुनने में 250 घंटे लगते हैं, 250 घंटे। आप बताइए, ए वाला ऑप्शन और ए वाला ऑप्शन कट जाएगा, बी और सी बताइए क्या सही होगा। तो 250 आप मारिएगा, 200 नहीं, ठीक है, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42, मधुमक्खी पालन के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। जनवरी से मार्च मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है, बताइए। मधुमक्खी लीची के फूलों से आकर्षित होती है, बिल्कुल ठीक है। मधुमक्खी को रखने और उसके द्वारा उत्पादित शहद को संग्रहित करने के लिए बक्से की आवश्यकता होती है, ये भी ठीक है। मधुमक्खियों के लिए शरबत बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, ये भी ठीक है। लेकिन जनवरी से मार्च मधुमक्खी पालन शुरू करने का सही समय अच्छा है, बताइए। लॉक कीजिएगा या फिर कमेंट में बताइएगा कि मधुमक्खी पालन का सही समय क्या होता है, अक्टूबर से दिसंबर। तो इसलिए आपका दूसरा, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन लॉक हो। प्रश्न नंबर 43, ब्रेल लिपि में एक मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदुओं की पंक्तियां बनाई जाती हैं। यह लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है? ब्रेल लिपि में ऐसे उभरे हुए आपको बिंदु दिखेंगे, ठीक है, उभरे हुए आपको बिंदु दिखेंगे और कितने बिंदुओं पर आधारित है? 6 बिंदुओं पर। इसकी खोज किसने की? लुईस ब्रेल ने। प्रश्न नंबर 44, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य क्या? प्राथमिक स्तर पर हम ईवीएस की पढ़ाई क्यों करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, अगले स्तर पर अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय के बाहर जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, स्वतंत्र रूप से हस्तशिल्प क्रियाकलापों को करने का और कौशल अर्जित करना। तो आपका प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य है, सी ऑप्शन, कि कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से के जीवन से संबंधित करने में सहायता करता है। प्रश्न नंबर 45, रोनाल्ड रास की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में स्थान दिया जाता है। इसे स्थान देने का उद्देश्य क्या है? रोनाल्ड रास ने खोज की कि मलेरिया मच्छर द्वारा मलेरिया फैलता है। इन्होंने मच्छर के पेट में झांक के शोध किया कि जो मलेरिया होता है वो मच्छर के काटने से होता है। तो यहाँ पर देखो, विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना, ठीक है। विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर से संबंध जोड़ने में सहायता मिलता है करना। वैज्ञानिक कार्य कैसे करते हैं, इसका दृष्टिगत करना। आपका ए और बी, सी लॉक हो जाएगा, डी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 46, सीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने है, बिल्कुल मेरे समान। आपके अनुसार वो किस पक्षी की ओर इशारा कर रही है? कबूतर, गौरैया, उल्लू, कौवा, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, उल्लू। प्रश्न नंबर 47, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जो लगभग हमारी कक्षाओं जितना अर्थात लगभग 4 मीटर लंबा होता है, ठीक है। इस वृक्ष की जड़ें इसकी ऊंचाई से लगभग 30 गुना गहराई तक भूमि में जाती हैं, जब तक कि अब पानी तक न पहुंच जाए, ये भी ठीक है। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। जब भी वहाँ अकाल होता है तो लोग पतले पाइप डालकर पानी पीते हैं, ये भी ठीक है। यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है, आबू धाबी में नहीं, यह वृक्ष ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आपका डी ऑप्शन गलत है, इसलिए ए, बी और सी लॉक हो जाएगा, ए, बी और सी लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48, खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सही कथन है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में। खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। और राजस्थान कैसा क्षेत्र है? मरुस्थलीय क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है। तो ठीक है, यह वृक्ष रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल पॉजिटिव है। इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर बारिश ही बहुत कम होती है, तो जल की आवश्यकता इसे उगने के लिए कहाँ होगा, ये भी पॉजिटिव है। यह वृक्ष अपने तने में जल संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर। तो यह इसकी किसकी बात की जा रही है? ओक वृक्ष की बात की जा रही है, ओक पेड़ की बात की जा रही है। और इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो खेजड़ी से दवा भी बनती है। इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियाँ होती हैं, जब ये भी गलत है आपका।
कि बहुत कम पत्तियाँ होती हैं। ए, बी और डी आपका सही हो जाएगा। ए, बी और डी आपका ए ऑप्शन में है। प्रश्न नंबर 49, सांपों के बारे में सही कथन का चयन करें। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कोबरा सांपों की एक जहरीली किस्म है, ये भी ठीक है। एक जहरीले सांप के 4 खोखले दांत, 4 खोखले दांत नहीं 2 खोखले दांत होते हैं, ये गलत। और जिसके माध्यम से जहर सांप के काटने पर किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। सर्पदंश की दवा सांप के जहर से बनाई जाती है, ये भी क्या है पॉजिटिव। ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है और डी पॉजिटिव है। ए, बी और डी आपका ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न 50, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है। थीम, 3 प्रश्न यहाँ पर थीमों से लिए गए हैं। मौसम, पानी, यात्रा। मौसम क्या है आपका, उप थीम है, ये ऑप्शन कट गया। भोजन, पदार्थ, आवास, आपका पदार्थ क्या है, उप थीम है, ये भी कट गया। परिवार और मित्र, यात्रा, प्राकृतिक संसाधन क्या है, ये भी उप थीम है। आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं करते हैं, यही आपका क्या है, थीम है। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। तो साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तक पहुँचे, आपको मिलता रहे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इन 50 प्रश्नों में आपने कितना स्कोर किया, आपकी तैयारी कैसी है। इस तैयारी को चेक करने के लिए ख़ास तौर पे वीडियो लेकर आए हैं। कल आप सभी से मिलते हैं एक बेहतरीन विश्लेषण के साथ, आंसर की के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लासेज। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।